अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर आज बहुत अहम टॉपिक पे अपनी एक साल से ज़्यादा की जो रिसर्च है वो आपसे शेयर करेंगे। बहुत से सवाल ना हमें व्हाट्सएप पे आते हैं कि आप डिफरेंट ब्रीड्स लेके चल रहे हैं। पहले आप ब्राउन लेके आए, ब्लैक लेके आए, फिर बार्ड लेके आए, तो उसके पीछे क्या मकसद है और इनकी क्या खसूसियत है और किस तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले तो फार्मर्स एक बात होती थी कि हम जर्नल उसकी फीचरिंग पे बात कर देते थे, मगर पिछले कुछ 1.25 साल से हमसे जो कंपनीज भी रिक्वायर्ड करती हैं कि आपके कमर्शियल फार्मर्स का डाटा क्या आ रहा है, तो उस पर हमने काफ़ी काम किया है। तो मैंने कहा वो आपसे हम शेयर करें। सबसे पहले तो फार्मर्स किसी भी ब्रीड को समझने के लिए पहले चूँकि मेरे सेशंस पढ़े भी हुए हैं, मगर ये है कि अभी दोबारा हम बता देते हैं। समझने की ये ज़रूरत है कि कितनी तरह की कमर्शियल ब्रीड्स होती हैं। तो उसके लिए एक हमारी टीम ने भी बड़ी मेहनत की है, मैंने भी इसकी कह लें कि सुर्खी पाउडर पे बड़ा काम किया। तो हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें कि एक्चुअली क्या फ़र्क होता है ब्रीड्स में और किस तरह लेके चल रहे होते हैं और हमारा फ्यूचर वे आउट क्या है। सबसे पहले तो फार्मर जो कमर्शियल ब्रीड्स होती हैं ना, ये डेवलप की गई हैं। पोल्ट्री के बारे में अगर आप समझना चाहें तो जो कह लें कि एक थ्योरी कहती है कि 7,000 से 10,000 साल पहले एक जंगल फॉल नाम का एक बर्ड था जो डायनासोर की कह लें कि नस्ल में से था। उसको इंसानों ने अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए रखना शुरू किया, जो उस वक़्त हार्डली 15-20 अंडे सीजनल देता था, जिस तरह नॉर्मल बर्ड देते हैं उस तरह अंडे देता था। तो इंसानों ने अपनी खुराक के लिए उसके अंडे और उस बर्ड को, जिस तरह हम अक्सर पंजाबी में कभी कह लें कि छप्पड़ छुप्पड़ पे जाते होते थे तो कहते थे जल मुर्गी होती थी, जल मुर्गी। तो एक जो बर्ड है जंगल फॉल के नाम से, ये मतलब थ्योरी है, रिसर्च है कि जंगल फॉल के नाम से बर्ड था जिसको इंसानों ने घर में रखना शुरू किया, उनकी क्रॉसिंग करवानी शुरू की, जिससे पोल्ट्री डेवलप होनी शुरू हुई। और तकरीबन 300-350 साल पहले यूरोप में पोल्ट्री पे सीरियस रिसर्च शुरू हो गई। मेरा ख्याल है मेरी कॉफ़ी आ गई है ना, मंगवा लें जी। कॉफ़ी का वेट कर रहे थे सेशन से पहले, मगर आदिल साहब कह रहे थे कि अंधेरा हो रहा, तो फिर हमने कहा कि जो है ना, नहीं जी फार्मर्स, इतनी हमारी किस्मत किधर के हमारी कॉफ़ी आए, वो वैसे दोस्त आए थे। तो हम आदिल बात कर रहे थे जंगल फॉल पे ना, उस बर्ड को जो है ना पालतू रखना शुरू किया 300-350 साल पहले। जो यूरोप में सबसे पहले पोल्ट्री पे जो रिसर्च हुई उसमें फार्मर्स लोगों ने अपने घरों में ब्रीड्स को डेवलप करना शुरू किया और पोल्ट्री डेवलप होनी शुरू हुई। अब इस वक्त 3 तरह के कमर्शियल बर्ड कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूं, वैसे तो बेशुमार कंपनीज हैं और बेशुमार जो है ना हैंड्रिक्स ग्रुप है, ईडब्ल्यू ग्रुप है, जो बड़े ग्रुप्स हैं, कुछ निजी कंपनीज हैं वो चल रही हैं। हैंड्रिक्स और ईडब्ल्यू के अंडर 6-6, 7-7 जेनेटिक्स की कंपनीज हैं। जो कंपनी ग्रो करती है या उसको ईडब्ल्यू ग्रुप खरीद लेता है या हैंड्रिक्स खरीद लेता है, तो इन्हीं के अंडर चल रही हैं। मगर 3 टोटल कैटेगरीज हैं जिसको अगर हम देखें तो एक होती है ब्राउन लेयर, वाइट लेयर और ब्रायलर होती है। अब जो ब्राउन लेयर होती है ये ब्राउन अंडा देती है, जो वाइट लेयर होती है वाइट अंडा देती है, और जो ब्रायलर होती है ये गोश्त के लिए यूज़ होती है। अब इनके पीछे वो नेचुरल ब्रीड्स जिनको वक्त के साथ साथ लोगों ने डेवलप किया, कंपनीज ने अपनी सुपरविजन में लिया और उनकी सेलेक्टिव जेनेटिक्स हुई। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जेनेटिकली इसको चेंज कर दिया। बर्ड जेनेटिकली चेंज नहीं हो सकते, जेनेटिक्स चेंज करने की कोई भी इस वक्त ह्यूमन कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। जेनेटिक डेवलपमेंट है या जेनेटिक सिलेक्शन है। जेनेटिक सिलेक्शन इस तरह है कि एक छोटे कद का बंदा हो और एक छोटे कद की बंदी हो, अगर उनकी शादी हो जाती है तो छोटे बच्चे पैदा होंगे। इसी तरह लंबे कद का बंदा हो, लंबे कद की औरत हो, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उनके बच्चे लंबे होंगे। ये जेनेटिक सिलेक्शन है कि दोनों के ट्रेड्स को मिक्स करके तो लंबे कद के बच्चे के लिए एफर्ट की जाती है। इसी तरह जेनेटिक सिलेक्शन में जो कह लें कि ब्रायलर है, ब्रायलर के पीछे 2 ब्रीड्स हैं, एक कॉर्निश चिकन है और एक वाइट प्लाईमाउथ रॉक है। अच्छा, ये होता ये है कि ये जो है ना प्लाईमाउथ रॉक जो है ना ये डेवलप हुई यूके में
और कॉर्निश चिकन के बारे में भी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये ब्रॉयलर है, ये देखा गया कि इनकी वज़न की कैपेबिलिटीज़, ग्रो करने की कैपेबिलिटीज़ बेहतर है। इनकी होती है प्योर लाइन। सबसे पहले फार्मर्स होती है ऊपर प्योर लाइन, प्योर लाइन के बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पीएस होता है, फिर कमर्शियल बर्ड आता है जिसको आप ब्रॉयलर कह लें या वाइट लेयर कह लें या ब्राउन लेयर कह लें। तो इनकी जो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी, परदादा परदादी और उसके पीछे जो जनरेशन होती हैं उन पे काम हो रहा होता है। कोई एक फीचर है, फॉर एग्जांपल जो परनाना और परनानी है, उनकी क्रॉसिंग में ये चीज़ देखी जाए कि इनकी फीड एफिशिएंसी हो। और पोल्ट्री इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब एक रिज़ल्ट को जज करने के लिए कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा मेल और एक ऐसी फीमेल, अभी इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं कि जो कॉर्निश है ये हैवी मसल के लिए, हैवी चेस्ट के लिए यूज़ होता है, प्लाईमाउथ रॉक ग्रोथ, फर्टिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 91 से 92% हैचेबिलिटी करनी है तो वो प्लाईमाउथ रॉक, वो मैं कहता हूँ कि दादा दादी थी या नाना नानी थी, नाना नानी थी, नाना और नानी दोनों को, जिनको आपस में वो फर्टिलाइज करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, अगर उनकी फर्टिलिटी 93-94% आ रही है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जैसे जैसे नीचे लाइन आएगी तो कमर्शियल में भी आके कुछ % तक फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर दादा और दादी का दोनों का चेस्ट साइज भारी है, जिस तरह मैं दोबारा ये एग्जांपल कोड करूँगा कि दो बंदे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा, एक का कद लंबा एक का छोटा है, दो औरतें हैं, एक का कद लंबा एक का छोटा है। तो अगर लंबे कद वाली औरत और लंबे कद वाले मर्द की आपस में शादी होगी तो प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे भी लंबे कद के आएंगे। इसी तरह जेनेटिक सिलेक्शन होती है कि जिसमें बड़ी चेस्ट वाला मेल और बड़ी चेस्ट वाली फीमेल का क्रॉस करवाएं तो प्रोबेबिलिटी होती है कि चेस्ट साइज इंक्रीज़ होता है। इसी तरह ब्रॉयलर की जेनेटिक सिलेक्शन के साथ आहिस्ता 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 ग्रोथ करवाई गई है। फीड एफिकेसी पे काम होता है, उसके अलावा गोश्त पे, टाइमिंग शॉर्ट होना। तो जो ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर के पीछे दो बेसिक नेचुरल ब्रीड्स हैं, कॉर्निश चिकन और वाइट प्लाईमाउथ रॉक। इसी तरह अगर वाइट लेयर की बात करें तो इसके पीछे जो हेरिटेज या नेचुरल ब्रीड्स मौजूद हैं वो लेगन है। लेगन एक ही ब्रीड है, मतलब माँ और फैमिली से, बाप और फैमिली से ले लें, और ये थ्रू आउट लेगन ही चल रही होती है, वाइट लेयर ही चल रही होती है। लेगन ब्रीड है जो वाइट अंडा देती है, ज़्यादा अंडे देती है, कम फीड खाती है, तो उसको डेवलप करके आगे लाया जाता। अब होता ये है कि जब आपके पास नाना और नानी की फैमिली में ऐसे बर्ड्स हैं जो कम फीड खा के, कम बॉडी वेट करके छोटे साइज़ का अंडा देते हैं मगर ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स देते हैं, तो उनको सेलेक्ट करके वो लाइंस ले आते हैं जिसको वो कहते हैं, ये LSL की अगर बात कर रहे हैं, लुमन की या मतलब हेंड्रिक्स की बात कर लें तो वो कहते हैं ये LSL लाइट है। ऐसा बर्ड जिसका अंडा और छोटा हो और कम फीड खा के, और कह लें कि बॉडी वेट कम खा के वो दे रहा, उसको LSL अल्ट्रा लाइट कह देते हैं। ऐसा बर्ड जो नंबर ऑफ एग्स कम देता है, बॉडी वेट ज़्यादा करता है, अंडे का साइज़ बड़ा होता है, 15-20 अंडे 2 सालों में, 3 सालों में वो कम देता है, उसको LSL क्लासिक कह देते हैं। तो इस तरह लाइंस की जेनेटिक सेलेक्ट हो रही होती हैं, और जब कमर्शियल लेवल पे आता है तो अल्ट्रा लाइट होता है जो सबसे छोटा अंडा दे रहा होता है, जिसका बॉडी वेट कम होता है, लाइट वो होता है जिसका मीडियन होता है, फिर क्लासिक होता है, और डिफरेंट उसमें से क्लासिफिकेशन निकाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं जेनेटिक सिलेक्शन। तो जो वाइट लेयर है, वाइट लेयर के पीछे लेगन जेनेटिक पोटेंशियल है। उसके बाद जो ब्राउन है, ब्राउन के पीछे 4 लाइंस हैं। ब्राउन के पीछे रोड आइसलैंड रेड है, RIR है, एस्ट्रोलाब है, प्लाईमाउथ रॉक है और सुसेक्स, वाइट सुसेक्स। ये 4 जो लाइंस हैं, जिस तरह ब्रॉयलर के पीछे 2 लाइंस थी, वाइट लेयर के पीछे 1 लाइन थी, ब्राउन लेयर के पीछे 4 लाइंस हैं। अब ये जो 4 लाइंस होती हैं इनकी अलग अलग खसूसियात होती हैं। कोई एक जेनेटिक्स होगी जो वेट ज़्यादा करती है, एक जेनेटिक्स होगी जिसका अंडे का साइज़ अच्छा है, एक जेनेटिक्स है जिसका कह लें कि फीड खाने की एफिशिएंसी कम है, एक जेनेटिक्स है जो हार्ड इन नेचर है। ये अब जेनेटिक सिलेक्शन में वो रिसर्च करके इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं कि किन बर्ड्स को सिलेक्ट किया जाए और ब्राउन लेयर डेवलप की जाए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ आ गया है कि जो कमर्शियल बर्ड डेवलप हुए हैं ये हेरिटेज और नेचुरल बर्ड से डेवलप हुए हैं, मगर जेनेटिक सिलेक्शन के साथ हुए हैं। एक स्पेसिफिक जेनेटिक सिलेक्शन करने के बाद ख़ास खसूसियात का बर्ड डेवलप होता है, वो वाइट लेयर में हो, ब्राउन लेयर में हो या ब्रायलर में हो। आदिल, आपको समझ आ गई? जी। अच्छा, अब फार्मर्स अगर आगे चलें तो हम सबसे पहले जो बर्ड लेके आए वो हम लेके आए लुमन ब्राउन लाइट। इसको लाने के पीछे उस वक्त मकसद ये था कि चूँकि पाकिस्तान की मार्केट में देसी अंडा माना जाता है गोल्डन मिस्री का 40 से 45 ग्राम का अंडा होता है, तो इस वजह से हमने बर्ड वो सिलेक्ट किया। लाइट का मतलब है कि स्मॉलर इन एग साइज। तो लाइट ब्रीड लेके आए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चला, आप लोगों ने बड़ा तमाद किया, मगर उसमें 2 प्रॉब्लम्स थे। एक तो प्रॉब्लम ये था कि उसका जो मेल था वो हमें कल करना पड़ता था। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये वाइट कलर का मेल होता है और जब इसको बड़ा करते हैं तो ये वाइट लेयर की तरह का होता है। 100-150 से ज़्यादा इसका रेट नहीं मिलता, तो मेल पालने का कोई फ़ायदा नहीं था। गोश्त के लिए इसको हम बड़ा नहीं कर सकते थे और कल करना भी एक कह लें कि खौफनाक अमल होता था या होता है, तो इस वजह से ये एक इसका ड्रॉबैक था। दूसरा ये था कि जब ब्राउन बर्ड हम लेके आए तो वो मतलब वाइट लेयर की तरह ही सेंसिटिव था रिलेटिवली ना, मगर हम पहले कुछ बर्ड एक्सपीरियंस कर भी चुके थे। जैसे हम RIR एस्ट्रोलैब की फार्मिंग करते थे, आल्दो के वो अंडा बिल्कुल नहीं थी देती, मरती भी बहुत थी, और हमारी मार्केट बनी हुई थी ब्लैक बर्ड की। तो हमें ऑप्शन मिला ब्लैक बर्ड का, तो दूसरा जो हम ब्रीड लेके आए। अच्छा, इधर थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ कि जो ब्राउन है, ब्राउन के पीछे इसकी माँ वाइट होती है, बाप ब्राउन होता है ना, और ये ब्राउन और वाइट उन्हीं 4 लाइंस में से निकलता है, RIR, एस्ट्रोलैब, प्लाईमाउथ और लाइट सुसेक्स। इधर अक्सर लोग ये कहते हैं कि लैगन और RIR का अगर क्रॉस करवाएं तो क्या लुमन ब्राउन बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कि जो वाइट आपको मुर्गी नज़र आ रही होती है, जो पेरेंट स्टॉक में होती है लुमन ब्राउन के, वो ब्राउन अंडा देती है और लैगन वाइट अंडा देती है। ये जेनेटिक सिलेक्शन के साथ बर्ड वाइट डेवलप किया हुआ है, ये लैगन नहीं है। लैगन वाइट अंडा देती है ना। ये सुसेक्स की कुछ लाइंस है जिसको डेवलप करके लेके आए हुए हैं, और RIR का जो मुर्गा है वो भी उसके पीछे हो सकता है प्लाईमाउथ हो, उसके पीछे एस्ट्रोलैब की क्रॉस कर करके उसकी जेनेटिक पोटेंशियल लेके आए हों। तो ये 4 लाइनों का RIR, एस्ट्रोलैब, प्लाईमाउथ और सुसेक्स, इन 4 चीज़ों को इकट्ठा मिला के एक ख़ास अमेजिश के साथ लुमन ब्राउन का PS बनता है, और उसके आगे वो फीमेल बर्ड आता है जो अंडे के लिए आप यूज़ करते हैं, मगर इनकी जो मेल है वो डिस्कार्टेड होता है, क्योंकि लुमन ब्राउन डिज़ाइंड फॉर लो कास्ट प्रोडक्शन के लिए। तो जब लो कास्ट के लिए है, माँ बाप दोनों लो कास्ट हैं, तो आगे फीमेल भी लो कास्ट के लिए कम फीड खाती है, और इसी तरह जो उसका मेल है वो हाइब्रिड होता है और वो बिल्कुल वज़न नहीं करता, कम वज़न करता है और वाइट निकलता है, जो मार्केट में सेल नहीं होता। फिर उसके बाद जो अगली हम ब्रीड लेके आए वो लुमन ब्लैक लेके आए। ब्लैक इज़ एक्चुअली अ रिसर्च लाइन्स ना। आप देखें कि ब्लैक बर्ड लुमन की वेबसाइट पे भी नहीं है, और हमने उस वक्त काफ़ी ज़िद करने के बाद ब्लैक लेके आए, क्योंकि हमारी मार्केट थी एस्ट्रोलैब की, लोग काले को पसंद करते थे, हमारी अपनी भी एफिलिएशन थी, तो हमने कहा ब्लैक बर्ड दें। तो एक्चुअली जो ब्लैक है ये रिसर्च लाइन्स है, ये कमर्शियल लाइंस नहीं है। पूरी दुनिया में आगे हम देखेंगे कि कमर्शियल लाइंस क्या होती हैं, रिसर्च लाइंस क्या होती हैं। तो ब्लैक बर्ड हम लेके आए जिसका मेल ब्लैक था और उसकी फीमेल ब्राउन थी, और डेफिनेटली जो ब्लैक है ये एस्ट्रोलैब से एक्सट्रैक्ट किया गया होगा। दोबारा मैं ये कहता हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट जेनेटिक्स बिहाइंड ब्लैक मेल, वो किससे आई है, मगर अपेरेंटली वो लग रहा है कि एस्ट्रोलैब है, और ब्राउन जो फीमेल है वो अपेरेंटली लग रही है RIR है। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो आगे काली फीमेल और काला मेल आता है जो ब्राउन अंडा देता है। फीमेल माशाल्लाह 94-95% अंडे तक जाती है, और उसका मेल जो है वो अच्छी वेट गेनिंग कैपेबिलिटीज़ रखता है। अब जो नेक्स्ट ब्रीड हम लेके आ रहे हैं जो रिसर्च लाइन में से हैं वो है बार्ड। बार्ड फीमेल जो है उसके पीछे जो इसका बाप है वो बार्ड होगा, जो प्लाईमाउथ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और माँ उसकी ब्राउन होगी जो मोस्ट प्रोबेबली RIR से एक्सट्रैक्ट की गई है। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई जाएगी तो इसके आगे जो फीमेल है वो बार्ड आएगी, और मेल भी इसका सम हो बार्ड आएगा, जिसकी कह लें कि वज़न की कैपेबिलिटी और अंडे का साइज़ बाकियों से बेहतर है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास 3 ब्रीड्स हैं, ब्राउन, ब्लैक और बार्ड, ये किन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, किन मकसद के लिए यूज़ होते हैं।
आ गई काफ़ी? नहीं, चल चेक कर लें आप। अच्छा, अब फार्मर्स आगे चलते हैं। जो हमारे पास इस वक्त 3 लेयर्स हैं, ब्राउन लेयर्स हैं, ये तीनों ब्राउन अंडा देती हैं। इनमें डिफ्रेंशिएशन ये है कि जो ब्राउन है ये प्योरली कमर्शियल है और ये डेवलप की गई है। जो ब्लैक है ये रिसर्च लाइन है, कमर्शियल लेयर के तौर पे भी यूज़ होती है और नेचुरली एग्जिस्ट करती है। और जो बार्ड है ये भी नेचुरली एग्जिस्ट करती है और रिसर्च लाइन है। अब रिसर्च लाइन और कमर्शियल लाइन का आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं क्या फ़र्क होता है। अब फार्मर्स अगर देखा जाए तो जो ब्राउन है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जानने वाली ब्राउन लेयर है। हर कंपनी आप ले लें, हाईसेक्स ले लें, हाईलाइन ले लें, बुआन ले लें, आप नोवोजिन ले लें, आप लोमन ले लें, उसके अलावा मेरे पास बेबकॉक है, डीबॉक है, ISA है, हबर्ड है। जो भी दुनिया की कंपनी देख लें, उसके बाद जो कमर्शियल लेयर है वो ब्राउन ही है और आलमोस्ट ये सेम है। हर कंपनी की परफॉर्मेंस आलमोस्ट एक जैसी होती है। एक फरारी है तो एक लैम्बोर्गिनी है, तो इसी तरह बराबर चल रही होती हैं। हर एक का छोटा छोटा माइनर डिफरेंसेस हैं। और ये जो ब्राउन लेयर है ये 330 प्लस अंडे देती है। 330, 332, 335 अंडे दे रही है। ये दोबारा डिपेंड करेगा कि ये जो ब्राउन लेयर्स हैं, फार्मर उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं बनाएंगे, तो अगर आपने पीनी है तो हम आपके कैमरे पे फेंक देते हैं। अच्छा, फार्मर जो ब्राउन है इसमें अगर आप लाइन निकाल रहे हैं, ब्राउन लाइट निकाल रहे हैं तो 3-4 अंडे ज़्यादा होंगे। ब्राउन क्लासिक निकाल रहे हैं, अंडे का साइज़ बड़ा होगा, थोड़े से अंडे 8-10 कम होंगे। इसी तरह ब्राउन नॉर्थ अमेरिकन भी है या बाकी भी हैं। मगर ये ओवरऑल देखा जाए तो ये तकरीबन 330 प्लस माइनस अंडे देती है। और ये डिज़ाइंड ये की गई है फीड एफिकेसी के लिए कि फीड कब ले और 330 के करीब अंडे दे, जो मतलब साल में कंट्रोल कर सके। और ये सूटेबल है 3 साल की फार्मिंग के लिए, क्योंकि जो कमर्शियल फार्मिंग है नॉर्मली उसमें 2 साल तो 100 हफ्ते तक मुर्गी अंडे देती है। और बहुत से फार्मर्स हैं पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, वो 1 या 2 मोल्ड करके चलाते हैं, तो 3 साल तक ये ईजीली चल जाती है। और ये 110 से 115 ग्राम ऑन एवरेज फीड ले रही होती है, डिपेंडिंग ऑन दी फीड डेंसिटी है, मौसम है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर ऑन एवरेज आप समझें 115 ग्राम फीड ले रही होती है। और ये वो लाइन है जो मिलियंस में भी अगर आप बाय करना चाहें तो मिल सकती है। आपके 1 मिलियन बर्ड डालना है, 2 मिलियन डालना है, तो इसकी जेनेटिक्स रेडीली पूरी दुनिया में हर कंपनीज के पास मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। वो कमर्शियल फार्मिंग के लिए बड़े पैमाने पे यही यूज़ होती है। ह्यूज फार्मिंग के लिए और ज़्यादातर ये कंट्रोल पैरामीटर्स में यूज़ होती है कि जिधर आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बाकी चीज़ें सारी कंट्रोल हो। हाइब्रिड बर्ड है, अंडे के लिए यूज़ होता है, मेल इसका डिस्कार्ड किया जाता है, पूरी दुनिया में ही डिस्कार्ड किया जाता है। 1700 से 1800 ग्राम इसका एवरेज बॉडी वेट होता है। और रिलेटिवली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका कंपैरिजन ब्लैक और बार्ड से या रिसर्च लाइन से किया जाए तो ये सेंसिटिव बर्ड है, मगर इसका वाइट लेयर से करें तो इट्स अ रेजिस्टिव, ये मतलब वाइट लेयर से सख्त जान है, क्योंकि इसके पीछे 4 डिफरेंट रिसर्च लाइन या जेनेटिक्स खड़ी हैं, जबकि वाइट लेयर के पीछे से वो लैगन खड़ी है और लैगन की जो फीचरिंग है वही मल्टीप्लाई होकर आ रही होती है। इसी वजह से दुनिया में ब्राउन लेयर को ज़्यादा पसंद इसलिए किया जाता है कि इसके पीछे जो जेनेटिक पावर है वो लार्जर दैन दी वाइट है। उसके बाद फार्मर्स हम आते हैं ब्लैक की तरफ। ब्लैक जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेप ऊपर समझ लें या ये रिसर्च लाइन समझ लें। अब ये रिसर्च लाइन इसी तरह है फार्मर के, अगर आप एक शोरूम पे जाएं, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि आप टोयोटा के शोरूम पे गए हैं, तो 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, चारों करोला है, तो चारों की कैपेबिलिटी सिमिलर होंगी। इसी तरह जो पीछे रिसर्च लाइंस होती हैं जिनसे कमर्शियल लाइंस ली जाती हैं, वो आलमोस्ट सिमिलर इन कैपेबिलिटीज़ होती हैं। फ़र्क ये होता है कि एक लैम्बोर्गिनी होती है और एक फरारी होती है, तो फ्यूल एफिशिएंसी या स्टाइल के लिए इनको कंबाइन किया जाता है। और मार्जिन ये होता है कि अगर आपको अल्ट्रा लाइट चाहिए, लाइट चाहिए है, क्लासिक चाहिए, जंबो चाहिए, तो उस तरह की पीछे लाइंस अगर ज़्यादा होंगी तो आप इजीली क्रॉस करवा के वो ले सकते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है वो ब्लैक की आलमोस्ट सिमिलर है, एग लेइंग इवन ज़्यादा। जो हमने देखा कमर्शियल बर्ड तकरीबन 10 अंडे साल में ब्राउन से ज़्यादा देता है, ये मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ।
303 से 340 अंडे हैं और लार्जर एग साइज एज कंपेयर टू ब्राउन। ब्राउन से इसका अंडे का साइज़ बड़ा, सूटेबल फॉर 2 ईयर प्रोडक्शन ना। मोल्ड के बाद हमने तजर्बा भी नहीं किया और हमें लगता भी नहीं है कि ये बेहतर परफॉर्म कर सकेगी, क्योंकि जब वज़न लूज़ हो जाता है तो बर्ड की रिकवरी मुश्किल हो जाती है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। ब्राउन तो बहुत ज़्यादा होती है, ब्लैक को मतलब आज तक तजर्बा किया नहीं और मेरा नहीं ख्याल कि वो करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अंडे का साइज़ जब बड़ा हो जाता है, मुर्गी जब मोल्ड पे जाती है, एग शेल स्ट्रेंथ बड़ी वीक हो जाती है, वाटर कंटेंट अंडे में ज़्यादा हो जाता है, ब्रेकी ज़्यादा हो जाती है। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि मुर्गी को कभी भी मोल्ड किया जाए। इवन मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि 60 हफ्ते तक अंडे लेके मुर्गी को कल कर देना चाहिए। जब 65-64 ग्राम से ऊपर अंडा होता है तो उसका शेल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो वो जो आप रगड़ा लगा रहे होते हैं वो अल्टीमेटली ब्रेकेज में और कस्टमर के पास जाके वाटर कंटेंट जब अंडे में ज़्यादा होता है, उसका अल्बियम लेयर कम हो जाती है जो सफ़ेदी है, तो मतलब वो स्वाद नहीं रहता ना। उसके बाद ये है कि ये जो ब्लैक है इट्स अवेलेबल इन थाउजेंड्स ओनली ना, मतलब ये मिलियंस में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये रिसर्च लाइंस होती हैं, ये कम होती हैं। और यही वजह है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आई जब हमने ब्लैक ली भी, और अब जब भी ऑर्डर हमने प्लेस करना हो तो वी हैव टू फेस मैनी कंस्ट्रेंट्स। ब्राउन इज़ रेडीली अवेलेबल, वो आज ऑर्डर करें 3 माह बाद 4 माह बाद की बुकिंग मिल जाती है, मगर रिलेटिवली जो ब्लैक है 8 माह से 10 माह बाद बुकिंग मिलती है। उनका ये कहना है कि इसको यही करवानी होती है, एक जगह से होती है दूसरी जगह आती है, मतलब दे हैव अ इशू, अदरवाइज़ पैसे उनको मिलने हैं वो जल्दी दें। उसके बाद जो ब्लैक है ये मीडियम लेवल फार्मिंग के लिए ओपन और क्लोज दोनों में हमने देखा बेहतर रिजल्ट देती है। ये भी हाइब्रिड बर्ड, इसका मेल आगे क्रॉस नहीं करता, मगर इसका जो मेल है वो वज़न अच्छा गेन करता है, और इसकी जो फीमेल है ये रिलेटिवली 300 से 350-400 ग्राम वज़न ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन। बॉडी साइज़ इसका हैवी होता है और यही वजह है कि इट्स हार्ड इन नेचर ना, और ये 5 ग्राम फीड आलमोस्ट ज़्यादा लेती है, वज़न ज़्यादा होता है, अंडे का साइज़ बड़ा होता है और सख्त जान है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन। बार्ड की तरफ अगर आएँ तो बार्ड जो है ये भी रिसर्च लाइन है, इसको प्लाईमाउथ भी कहा जाता है, बार्ड भी कहा जाता है, और मतलब प्लाईमाउथ तो वो एक जेनेटिक थी जो नेचुरली डेवलप हुई, अब इसको ग्रो करवा के जिस लेवल पे ले आए हैं तो कमर्शियल लेवल पे इसको हम बार्ड ही कहेंगे। ये भी आलमोस्ट ब्लैक के जितने ही 330 से 340 अंडे देती है, मगर लार्जर एग साइज़ है। अच्छा फार्मर, इधर ये बहुत बड़ा इशू आता है कि पाकिस्तान की मार्केट में जो हमारी पहले मिसकंसेप्शन थी कि देसी अंडा छोटा पसंद किया जाएगा, अब हम वाइट के कंपैरिजन में आ गए हैं। वाइट का कंपैरिजन ये है कि आधा ग्राम 1 ग्राम भी काउंट हो रहा होता है, और जब ब्राउन की हम बात करें तो वो लाइट ब्रीड है, तो लाइट में एग साइज़ बड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है और स्टार्टर अंडा प्रलोंग करता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को मसले आ रहे हैं। तो वो ब्लैक में बहुत हद तक बेहतर हुए और बार्ड में ये उससे भी बेहतर हो जाएंगे। अभी हमने तजर्बा नहीं किया, मगर जो डाटा हमारे पास आया है कमर्शियल का और पीएस का, तो ब्राउन का जो पहला अंडा 35 से 38 ग्राम का आता है, ब्लैक का वो 38 से 41-42 ग्राम आता है। इसी तरह बार्ड का भी 1-2 ग्राम ज़्यादा ही एंटिसिपेटेड है कि आपके स्टार्टर अंडे कम होंगे। ये भी 2 साल की फार्मिंग के लिए रिकमेंडेड है, और इट टेक्स फर्दर 5 ग्राम मोर फीड देन दी ब्लैक। अगर ब्राउन और बार्ड और ब्लैक को कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन 5 ग्राम ब्लैक से भी ज़्यादा फीड ले रही होगी, और ये भी थाउजेंड्स क्वांटिटी में अवेलेबल है, सूटेबल फॉर फ्री रेंज ओपन हाउस के लिए है जो घरों में, और हमारे 99% फार्मर जो फर्स्ट टाइमर हैं ओपन हाउसेज में, तो उनके लिए ये बेहतर है। ये भी हाइब्रिड बर्ड है और इसका मेल उससे भी बेहतर वेट गेनिंग कैपेबिलिटी, और इसकी फ़ीमेल तकरीबन ब्लैक से भी 100 ग्राम भारी होती है और वेरी हार्ड इन नेचर। तो ये वो बात है कि फार्मर जब बर्ड की हार्डनेस और वज़न की बात आती है तो वो फिर बार्ड और ब्लैक से स्ट्रेन्स को लिया जाता है, और जब फीड एफिकेसी की तरफ बाकियों की तरफ जाता है तो डेफिनेटली उन लाइन से साथ लिया जाता है जो फीड कम खाती हैं। तो ये था कंपैरिजन ब्राउन, ब्लैक और बार्ड का। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक हम आपको समझा पा रहे होंगे कि क्या माइनर से ब्रीक से क्या फ़र्क है। तो अगर आदिल साहब को समझ आई है तो फिर आपको भी आगे होगी। आदिल समझ आई? आ रही है। मुझे लग रहा है आज मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ।
अब फार्मर्स आगे चलते हैं उन फार्म्स के लिए कि अगर आप 1 लाख बर्ड डालना चाह रहे हैं तो 1 लाख बर्ड के लिए तीनों में से आपकी कौन सी ब्रीड बेहतर है। 1 लाख की अगर बात करें तो 1 लाख अगर आपका बर्ड हो तो ब्राउन जो है 115 ग्राम के हिसाब से खाए तो 11,500 किलो फीड डेली खाएगा, जो 230 बैग बन रहे होंगे। और बाय द एंड ऑफ 3 ईयर, अच्छा इधर हम वो मैथमेटिक्स में कहते होते थे ना, कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, हम इधर ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बीमारी, कोई वेदर का स्ट्रेस नहीं आया, आपका लाख बर्ड का फार्म है, कंट्रोल्ड फार्म है और केजीज में चल रहा है, बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट मिल रही है, तो तकरीबन 3 साल बाद 92 से 93 हज़ार बर्ड आपका बचा होगा और तकरीबन 69,000 से 70,000 या 69.75,000 आपके अंडे आ रहे होंगे 3 साल बाद। अगर यही आपके पास ब्लैक बर्ड होता है तो वो 500 किलो फीड आलमोस्ट ज़्यादा खाएगा एज़ कंपेयर टू 500 किलो फीड ज़्यादा खाएगा एज़ कंपेयर टू ब्राउन अगर आपके पास 1 लाख बर्ड होता। और ये तकरीबन 10 बैग बनते हैं और बाय द एंड ऑफ 3 ईयर ये 93 से 94 हज़ार बर्ड एंटीसिपेटेड है कि ये बचा होगा, बिकॉज इट्स हार्डर इन नेचर और इसकी मोर्टेलिटी रिलेटिवली 1-1.5% कम है। मगर ये अंडे रिलेटिवली कम दे रहा होगा क्योंकि लार्जर इन एग साइज, लेस इन क्वांटिटी होगा, तो तकरीबन ये 2,000 अंडा आपका कम दे रहा होगा। 1,000 बर्ड आपके पास ज़्यादा होगा मगर अंडा 2,000 कम आ रहा होगा अगर 1 लाख बर्ड की बात करते हैं। तो ये कास्ट का अगर वेरिएशन देखें तो आज की फीड की प्राइस के मुताबिक, आज 30 अप्रैल को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तकरीबन 68,000 रुपीज़ 10 बैग की अगर बात करें तो 6,800 रुपये का बैग है। 68,000 रुपीज़ आपके ज़्यादा लग रहे होंगे 1 लाख बर्ड पे, और ये अगर 3 साल में देखें तो 7,44,00,000 रुपया ब्लैक बर्ड आपका ज़्यादा खाएगा और अंडे तकरीबन 2,000 कम दे रहा होगा। इसी तरह अगर बार्ड की बात करें तो ये उससे भी 5 ग्राम अगर ज़्यादा करते हैं तो ये तकरीबन आपके उससे 15 बैग ज़्यादा खा रहा होगा और हार्ड इन नेचर है। और जो हमारे पास डाटा आया है ये दोबारा हम बात करेंगे कि वी आर एस्टिमेटिंग ऑन दी डाटा अवेलेबल इन गोराज बर्ड ना, जो अंग्रेज़ों ने हमें कापियाँ किताबें दी हैं उसमें जो अवेलेबल है। और ये भी तकरीबन जो है ना ब्लैक जितना ही अंडा दे रहा होगा और 93,000 से 94,000 के करीब ये बर्ड बचा होगा, जो ब्राउन से एक्सपेक्टेडली 1,500 से 2,000 बर्ड ज़्यादा बचा होगा। मगर प्रॉब्लम इज़ देयर कि 1,36,000 रुपये की ये डेली फीड ज़्यादा लेगा और 3 साल अगर आप इसको रखते हैं तो ये 14,90,00,000 के करीब ज़्यादा फीड खाएगा। तो इट मीन्स कि अगर आप बड़े लेवल पे लाख बर्ड रखना चाह रहे हैं तो देन दी ओनली सूटेबल ऑप्शन इज़ अ ब्राउन। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कमर्शियल लेवल पे ब्राउन लाइट, इसी तरह LSL अल्ट्रा लाइट को पसंद किया जाता है, क्योंकि अंडा हमारे पाकिस्तान में बिकता है इन डजन्स ना, वेट के हिसाब से नहीं बिकता। और जिन कंट्रीज़ में जैसे अफ्रीका है उधर केजी के हिसाब से बिकता, उधर वो बर्ड पसंद किए जाते हैं, जैसे ब्लैक है, बार्ड है, जो बड़े अंडे देते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर तो आप फार्मर हैं 1 लाख बर्ड के और 3 साल तक बर्ड चलाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ब्राउन इज़ द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। फिर अगली बात आती है कि जो ब्लैक का और बार्ड का हमने डाटा कलेक्ट किया, इसमें फार्मर्स हमने देखा, उन फार्मर्स को सबको 1,000 से ज़्यादा बर्ड देते हैं। अगर किसी को 1,000 गया, 1,500 गया, 1,400 गया, तो उसको जनरलाइज हमने किया 1,000 क्वांटिटी पे। और उसमें सबसे पहले हम ब्राउन के डाटे को वैल्यूएट करेंगे। 1 साल के प्रोडक्शन डाटे को हमने देखा और उसमें 36 फार्मर्स को हमने वैल्यूएट किया। 29 फार्मर वो जो थे बिल्कुल न्यू कमर थे, 7 वो फार्मर थे कि जिनका थोड़ा बहुत गोल्डन मिसी का एक्सपीरियंस था या पहले वो लुमन ही डाल चुके थे। तो 36 टोटल फार्मर्स को देखा और 1 साल के बाद जो एवरेज सर्वाइवेबिलिटी या मतलब ज़िंदा रहने की लिवेलेबिलिटी आई वो 84.4% आई ब्राउन की।
अच्छा, इसमें ऐसे फार्मर भी थे जिनका 650-700 बर्ड था, ऐसे भी थे जिनका 900 था, 920 बचा हुआ था। तो उसकी एवरेज अब करके हमने जो 36 फार्मर है उनका एवरेज लेवलेबिलिटी आई 84.4%। 844 बर्ड बन रहे हैं अगर 1000 पे जनरलाइज हम करें। और जो अंडे ऑन एवरेज आ रहे थे या आ रहे हैं, ये तकरीबन एक माह पहले कंपाइल किया, 735 अंडे आ रहे हैं, 87.08% प्रोडक्शन आ रही है ब्राउन की। और जो कॉम्प्लिकेशंस फार्मर ने देखी जब हमने उनसे पूछा, तो एक तो मसला आया यूनिफॉर्मेलिटी का कि बर्ड को पालते हुए बर्ड छोटा बड़ा काफ़ी ज़्यादा हुआ और प्रोडक्शन ज़रा लेट शुरू हुई। उसकी वजह यही है कि जो ब्राउन बर्ड है इट्स डिज़ाइंड फॉर फीड सेविंग, फीड बचाने के लिए ये डिज़ाइन हुआ है। तो जब बर्ड एक ज़्यादा फीड खा जाता है, दूसरे को कम मिलती है, तो उसकी भूख उस तरह डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती, तो वो फीड की तरफ राग़ब नहीं होता, जिस वजह से यूनिफॉर्मेलिटी प्रॉब्लम आते हैं। अंडरवेट बर्ड जब मतलब बराबर फीड नहीं मिल रही होती वो रह जाते हैं। फिर प्रोलैप्स, ये एक इशू फार्मर्स ब्राउन में काफ़ी ज़्यादा देखने में मिला। इशू ये आता क्यों है कि बर्ड की ना एक ख़ास उम्र होती है। जैसे 7 हफ्ते तक बर्ड का बेसिक स्केलेटन हड्डियों का स्ट्रक्चर बनता, उसके बाद 7 से 13 हफ्ते तक उनके ऑर्गन्स का साइज़ बनता, 13 हफ्ते से ओनवर्ड रिप्रोडक्शन प्रोसेस का यॉक क्लच बनना शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स और कह लेंगे स्केलेटन की ग्रोथ कम हो जाती है। जब यूनिफॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं तो बर्ड का जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन स्ट्रक्चर छोटा रह जाता है, पिविकल बोन्स का साइज छोटा होता है। शुरू में मुर्गी अंडा ले करती है, बाद में अंडा ले करने में जब प्रॉब्लम होती है तो वो प्रोलैप्स हो रही होती है, जो ब्राउन में शिकायत मिली और आपने भी तजर्बा किया होगा। फिर एग साइज़ का प्रॉब्लम कि वेरिएशन, चूँकि यूनिफॉर्मेलिटी है तो फिर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा अंडे की। अर्ली ड्रॉप ऑफ एग्स ना, कि जब बर्ड आपका रिक्वायर्ड वेट एट रिक्वायर्ड एज ही नहीं किया, अंडा शुरू किया, उसने अपना जोर लगाया, अंडा दिया, अपनी हड्डियों से बैक एनर्जी से किया, मगर जब वो जाके 35-40 हफ्ते में गया तो जाके उसकी सकत भी कम हो गई, तो ड्रॉप ऑफ आ गया। तो ये इशू एक देखने में मिला। कैनाबलाइजेशन के एक दूसरे को पिक करना और जो है ना चोंच मार के उसकी वेंट को ज़ख्मी करना, ये इशूज़ आए। रिक्वायर्ड फीड खिलाना, ये एक इशू ब्राउन में देखने में मिला। फार्मर्स अक्सर ये कहते हैं कि अगर 115 ग्राम देना तो हमारा बर्ड 115 ग्राम फीड खाता नहीं है। ये इसको मैं इस तरह जस्टिफाई करूँगा कि वो डिज़ाइंड की उसके पीछे लाइंस की वो हैं जो कम फीड खाने वाली हैं। तो फीड खिलाना ब्राउन को एक इम्तिहान होता है, और ख़ास तौर पे जो ओपन हाउसेज में होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो फिर लेट आवर्स में खिलानी पड़ती है। फिर उसके बाद लाइट सेंसिटिविटी और अंडे में एग का स्पॉट का आना। चूँकि ओपन हाउसेज में फार्मर ने रखा होता है, लाइट भी एग्रीकल्चर लाइटिंग नहीं होती, तो ये भी एक इशू आया कि लाइट की तरफ सेंसिटिव है, कैनाबलाइज होता है, ब्लड क्लाट आ रहा होता है, तो ये इश्यूज़ आए। तो ये तो था ब्राउन का डाटा। ब्लैक की अगर बात करें तो इसमें हमने 37 फार्मर्स का डाटा लिया, जिसमें 26 नए फार्मर और 11 वो फार्मर थे जिनका पहले तजर्बा था आइदर गोल्डन मिस्री के साथ या लोमन के साथ ना। इनमें से जो लिवलेबिलिटी आई 92.8% आई। दोबारा इधर मैं कहूँगा कि ऐसे फार्मर्स भी थे जिनका 700-750 बचा हुआ था, और ऐसे भी थे जिस तरह हम उस दिन वो लाहौर के फार्मर थे, वो बता रहे थे कि 98.3% आदल उनकी सर्वाइवेबिलिटी ब्लैक की रही। तो ये माशाल्लाह एक एक्सेप्शनल रिज़ल्ट, और पहली दफ़ा के फार्मर है। उसके बाद अरफान साहब, वो जो वाघा बॉर्डर के करीब है, तो वो मेरा ख्याल उन्होंने पहले गोल्डन मिस्री की फार्मिंग की हुई है या आई डोंट नो, मगर माशाल्लाह आउट क्लास रिजल्ट है। कहते हैं 97% तक मैंने ब्लैक से अंडा लिया। अच्छा, उसमें फार्मर जो एवरेज अंडा 1 साल के बाद जब हमने 37 फार्मर्स के डाटे को कंपाइल किया तो 928 बर्ड बचे हुए थे आउट ऑफ 1000 बर्ड, जो 92.8% बनती है, और 7-8-9 एवरेज एग आ रहे हैं जो 85.02% बनते हैं। उसके बाद जो मेजर इश्यूज ब्लैक के फार्मर्स को आए, एक तो ऑन एवरेज 15 दिन की ब्रूडिंग जो होती है उसमें 1.9% मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई ब्राउन की निस्बत ब्लैक की। अच्छा, ये जाता है चूँकि
सेम यूज़ कर लेते हैं। ब्लैक अंडे का साइज़ बड़ा होता है, उसको जब हीट ज़्यादा दी जाती है तो वो स्ट्रेस आता है, और ये हमारे इलम में है। फर्दर हम कोशिश करें इसकी मशीन अलग करवाएं, मगर ये ब्राउन की निस्बत एक ड्रॉबैक ज़रूर रहा कि ब्लैक की 1.9% मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई। उसके बाद फार्मर जो लॉस ऑफ कंडीशन था, लॉस ऑफ कंडीशन ये है कि जो पर झड़ जाने बर्ड के, वो ब्लैक में ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि ब्लैक की फीड कैपेबिलिटी ज़्यादा, फार्मर उस तरह फीड नहीं देते तो वो फिर कमज़ोरी होने की वजह से अपने पर झड़ जाता, जो ब्राउन में नहीं है, क्योंकि ब्राउन की फीड कैपेसिटी कम है, उसको उस तरह मिल भी जाती है। ब्लैक को भी जब वो ब्राउन की तरह चला रहे होते हैं 115 ग्राम पे, 110 ग्राम पे, तो वो लॉस ऑफ कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद जो कुछ चीज़ें थी वो लेस यूनिफॉर्म प्रॉब्लम, ब्राउन की निस्बत इसमें यूनिफॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम कम आए। बहुत कम बर्ड ऐसे थे जो लो वेट रहे, ज़ीरो आलमोस्ट प्रोलैप्स रहा, क्योंकि 200-300 ग्राम वज़न ज़्यादा है, स्कल्टन भी बड़ा है तो हड्डियों का स्ट्रक्चर भी बड़ा है, तो प्रोलैप्स के चांसेस आलमोस्ट ज़ीरो है। नो एग साइज प्रॉब्लम, ये इशू नहीं आया कि अंडे छोटे आ रहे हैं, चीनी भी नहीं आ रही है। हार्डर इन नेचर पाया, जो बीमारियों से रिकवरी है वो फार्मर्स ने बताया कि ये बेहतर करता है, कम बीमार होता है। वेरी फ्यू केसेस ऑफ कैनाबलाइजेशन हुई ज़रूर, मगर कम केसेस हुए। ईटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, फार्मर्स ये कहते हैं कि अगर हम इसको 115-20 की बजाय 130 भी दें तो ये खा जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि माशाल्लाह जो है ना इसकी ईटिंग कैपेसिटी अच्छी है, कि जब बर्ड खाएगा तो डेफिनेटली अंडा देगा। और चूँकि ये 300 ग्राम हैवी है, तो एक एडवांटेज इसका ये देखने में मिला कि इसकी कलिंग प्राइस मार्केट में फार्मर्स को ज़्यादा मिली। ये था फार्मर्स अब एनालिसिस ब्लैक का, और बार्ड का हमारे पास नहीं मौजूद, मगर हम एंटीसिपेट ये कर रहे हैं कि एक तो इसके अंडे का साइज़ बड़ा होगा और इसकी लेवलेबिलिटी ब्राउन ब्लैक से भी बेहतर होगी, क्योंकि हैवियर इन साइज, मोर फीड खा रहा है तो डेफिनेटली हार्डर इन नेचर होगा। तो ये था फार्मर एनालिसिस 1000 बर्ड पे अगर हम करें। अब आगे हम देखते हैं कि कंक्लूजन जो ओपन हाउस फार्मर्स ने डाले, बेसिक फैसिलिटीज़ कि जिनको फार्मिंग का तजर्बा नहीं था। पहले हमने 3 साल उन लोगों का एनालिसिस किया जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड उनके फार्म्स हैं और एक्सपीरियंस है। तो अगर ये देखें तो ब्राउन जो है तकरीबन 8.4% ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई 1 ईयर की फार्मिंग में। उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ एग है ब्राउन की 2.06% ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ब्लैक। ब्लैक 4.34% फीड ज़्यादा लेता है, 5 ग्राम फीड ज़्यादा लेता है, और 54 अंडे ब्लैक पर डे ज़्यादा दे रहा है, जो बनती है 85.02%। अब इसको अगर हम फार्मर्स एवेलुएट करें, 136 रुपये पर केजी फीड है, और पर ग्राम अगर हम लगाएं तो तकरीबन 68 पैसा की फीड बर्ड ज़्यादा ले रहा है, और अगर 928 बर्ड करें तो 631 रुपये की फीड ज़्यादा खा रहा है ब्लैक। मगर इसके अगेंस्ट अगर हम देखें कि 54 अंडे ज़्यादा आते हैं और ऑन एवरेज 30 रुपये का अंडा बिकता है, तो तकरीबन 988 रुपये पर डे या 30,29,670 रुपये जो है ना ब्लैक बर्ड प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है उन फार्मर्स को जो बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं और ओपन हाउसेस में काम कर रहे हैं। तो उन फार्मर्स का जो कह लें कि अगर हम एवेलुएट करें तो उनके लिए ब्लैक इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन दी ब्राउन बर्ड ना। और अगर कंक्लूजन निकालें तो अगर आप ओपन हाउस के फार्मर हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ कर रहे हैं तो ब्लैक ज़्यादा बेहतर है मरने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कम मरता है, फीड ये ज़्यादा लेता है, मगर ओवरऑल आपको एंड ऑफ दी 1 ईयर अंडे ज़्यादा आ रहे होंगे। और इसी तरह वी आर एक्सपेक्टिंग कि बार्ड भी बेहतर परफॉर्म करेगा। उसके बाद फार्मर जो पाकिस्तान में फार्मिंग को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो ब्राउन लेयर की फार्मिंग है वो 1 ईयर फार्मिंग ही है। एक ही सारे मास वाई हमारे या कराची के कुछ फार्मर उसको सेल कर देते हैं। तो 1 साल में अगर हम एवेलुएट करें तो फिर ब्लैक बेहतर है। उसके बाद है लो कास्ट फार्मिंग।
फार्मर चाहता है कम कास्ट पे फार्मिंग हो, ठीक है, और सस्ता चूज़ा बिके, इसका भी हम बताते हैं क्या हमारे पास हल है। शॉर्टर टाइम फार्मिंग की तरफ होते हैं कि फार्मर ये चाहता है कि थोड़ी देर में हम फार्मिंग करके उससे बाहर निकल जाएं, और फुल यूटिलाइजेशन और ओपन हाउसेज है कि जिनके पास ओपन हाउस हैं वो चाहते हैं कि पूरा साल हमारा चलता रहे। इसके लिए गोल्डन मिश्री वाले जो हैं फार्मर, वो क्या करते हैं कि वो जनवरी में दिसंबर में डाल लेते हैं मिक्स माल, और वो आके मार्च अप्रैल में उसको भेज देते हैं। फिर मार्च अप्रैल में वो पट्टी डालते हैं, पट्टी डाल के अगस्त सितंबर में वो भेज देते हैं। उसके बाद दोबारा वो मुर्गा डाल लेते हैं, और जब सर्दी आती है, टेम्परेचर का इशू नहीं होता, तो वो ब्रॉयलर डाल के 4 फ्लाग निकाल लेते हैं। अब ऐसे फार्मर्स के लिए भी हमारे पास डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा 300 रुपये का बर्ड लेके, नया फार्मर ख़ास तौर पे 300 का बर्ड लेके जब मारेगा तो वो एक बड़ा लॉस है। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन था वो था ब्राउन का। मगर ब्राउन में इशू ये है कि ब्राउन का जो सबसेट है, जो मुर्गा है, एक तो वो वज़न नहीं करता, दूसरा अगर उसको पाला जाए तो वो वाइट बनता, और वाइट मार्केट में बिकता नहीं, तो वो लो कास्ट फार्मिंग वाला तो उसमें एस्पेक्ट ही नहीं था। फिर हम ब्लैक लेके आए। ब्लैक में माशाल्लाह बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, नसीर साहब को जा रहा है। मतलब हमारा कोई ऐसा हैच नहीं है कि जिसमें फ़ीमेल के साथ मेल ना जा रहा हो। और अभी अगर मैं इसको एवेलुएट करूं तो परसों जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माल गया, अगर उसको मैं आपसे शेयर कर सकूं पर्ची, ये फार्मर्स आपके सामने आ रहा होगा। 70 मुर्गा सेल हुआ 98 किलो का ना, तो इसको 98 किलो को 70 पे करूँ तो 1400 ग्राम एवरेज आई, और 875 रुपये में ये सेल हुआ। 875 98 85.750 kg बना। और फार्मर्स ये जो कह लें कि 85,700 रुपये का ये सेल हुआ, और इस पे लागत कितनी आई वो भी हम देखते हैं। तो 12 हफ्ते में फार्मर ये 4 किलो फीड खाता है। 136 रुपये की फीड हुई तो 544 रुपये की इसने फीड खाई, 90 रुपये का चूज़ा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करें, बहुत भी हो तो 100 रुपया पर बर्ड मैनेजमेंट आ जाती है, तो ये 734 रुपये का बनाना, और 1.4 मल्टीप्लाई बाय 875, तो ये जो हमारा सेल हुआ 491 रुपये माशाल्लाह पर बर्ड पे मेल ने हमें दिए 12 हफ्ते में, 70 से 75 दिनों में। तो ये वो एक एडवांटेज है जो फार्मर्स के लिए अवेलेबल है, जो ब्राउन में नहीं अवेलेबल। जब ब्लैक हम लेके आते हैं तो उसका जो कह लें कि मेल चूज़ा है वो भी उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का बायस बन रहा है। और अगर मैं इसको एवेलुएट करूं फार्मर्स ब्रॉयलर की फार्मिंग से, तो 100-125 रुपया बहुत बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है अगर ब्रॉयलर पे बच जाए। मगर मुर्गे की फार्मिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सेल हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह आ रही है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, 1200 तक भी चला जाता है, कभी 700 का भी हो जाता है। मगर पिछले 8-9 महीनों से तो मुर्गा टॉप पे ही है। रीज़न वाइज दिस कि गोल्डन मिश्री मार्केट में अवेलेबल नहीं है, गोल्डन मिश्री हिचड़ियाँ बंद हैं, और ये बट कढ़ाई और सबको मुर्गा चाहिए होता है। तो तकरीबन ये कह लें कि इस वक्त अप्रैल का मंथ है, अगस्त से सितंबर से 800 850, जब ये दिसंबर जनवरी में गया था 1100-1150 तक भी टच हुआ है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि मंडी में कितना माल है, उस हिसाब से रेट डेली का डेली निकलता है, लाहौर और पिंडी मंडी का। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स अगर मेल की तरफ जाएं तो वो 90 रुपये का मेल है, जो ब्लैक में एक ऑप्शन फार्मर को मिल जाता है सस्ती फार्मिंग का। और ऐसे फार्मर के जो महंगे बर्ड से फार्मिंग नहीं कर सकते, जिनका तजर्बा कम है, तो वो ब्लैक की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह जो बार्ड हम लेके आ रहे हैं, बार्ड की कैपेबिलिटी उससे भी बेहतर है। वो 12 हफ्तों में 4.4 किलो फीड करके 1700 ग्राम वजन करेगा, जो ब्लैक 1300-1350 ग्राम कर रहा है। तो इसकी फीड कन्वर्जन रेशियो और ज़्यादा बेहतर है। तो ये फार्मर्स एक्चुअली जो था कि सम अप था हमारे पोर्टफोलियो का। ऐसा फार्मर जिसने 1000-2000 डालना है, ओपन हाउसेज में रखना है, तजर्बा नहीं है, तो उनके लिए ब्लैक और बार्ड बेहतर है।
और ऐसे फार्मर के जो कम कास्ट पे तजर्बा करना चाह रहे हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी लेके बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो ब्लैक मेल की तरफ या बार्ड मेल की तरफ जा सकते हैं। तो ये था टोटल हमारी जो ब्रीड्स थी उनको लाने का मकसद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और आदिल आपको भी मिली है, समझ आ गई है। तो अब हम पोर्टफोलियो एक्सटेंड कर रहे हैं हर तरह के फार्मर के लिए, कि जो शॉर्ट टर्म के लिए नया फार्मर है, सस्ता चूज़ा भी अवेलेबल हो जो रिटर्न दे, ऐसा फार्मर के जिसको तजर्बा नहीं है, उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके लिए हार्ड नेचर, और ऐसा फार्मर जो कमर्शियल लेवल पे ब्राउन अंडे का काम करना चाह रहा है तो उसके लिए ब्राउन लेयर जो इकोनॉमिकल है वो भी अवेलेबल हो। बाकी फार्मर्स यू आर ओपन टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें, और नबील अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।